मैं कौशलेंद्र कुमार आज भारत अफगानिस्तान रिश्तों पे डिस्कशन करने वाला हूँ और इस दिशा में 9 अक्टूबर 2025 की तारीख हमेशा याद रखिएगा, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान भारत पहुंचे। ये आमिर खान वो नहीं है जो आमिर खान ठिगना है बॉलीवुड का, वो तो एजेंडा वाली फिल्में बनाता रहता है। ये आमिर खान जो है वो है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। और जैसे ही वो भारत पहुंचे, उनका एम जयशंकर के साथ और बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल्स की मीटिंग हुई। हालांकि इसमें एक दो इश्यूज भी आए लेट को लेट, जिसमें वामपंथी पत्रकारों ने एक इशू को उठा करके खूब हाईलाइट किया कि जब अफगानिस्तान के एम्बेसी में, मतलब भारत में जो अफगानिस्तान का एम्बेसी है उसमें जो मीटिंग रखी गई थी, उसमें वुमेन पत्रकारों को एंट्री नहीं करने दिया गया था। तो इस पे तुरंत वामपंथी और ये जो लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग है, ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये हल्ला करना शुरू कर दिए कि देख लिया मोदी की 56 इंच का सीना, देख लिया मोदी ने क्या कर लिया, महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं करने दिया गया। पहले मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा, देन मैं आगे बढ़ूँगा। सबसे पहली बात, किसी भी देश का जो एम्बेसी होता है किसी और देश में, वो उस देश का, मतलब जिसका एम्बेसी है उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। मतलब अगर भारत का एम्बेसी मान लो कि अमेरिका में है, तो वहाँ पे जो भारत का एम्बेसी है उसमें अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। इसका एक इंटरेस्टिंग कहानी भी आया था जिसमें कि जूलियन असांज जो उरुग्वे के एम्बेसी में जा करके छुप गए थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन उनको कितना भी धमकी देता रहा उरुग्वे को कि भाई जूलियन असांज को बाहर निकालो, जूलियन असांज को बाहर निकालो, हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं निकाला और ब्रिटिश पुलिस में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनको रूल तोड़ना पड़ता कि वो उरुग्वे के एम्बेसी में घुस करके, जो ब्रिटेन में ही है, उसको जूलियन असांज को गिरफ्तार कर सके। मतलब कि अगर भारत में किसी भी कंट्री का एम्बेसी है, बांग्लादेश का है, मान लो कि अफगानिस्तान का है, तो अफगानिस्तान का एम्बेसी जो भारत में है, न्यू दिल्ली में है, वो अफगानिस्तान का क्षेत्र माना जाता है, उसमें भारत के रूल्स नहीं चलते। ये हर कंट्री के और हर किसी के एम्बेसी के लिए वैलिड है। वैसे में अगर अफगानिस्तान की एम्बेसी में जो न्यू दिल्ली में, उसमें अगर मीटिंग रखी गई थी और उसमें अगर उन्होंने रूल बनाया कि किसको घुसने देना है, किसको घुसने नहीं देना है, उन्होंने रूल बनाया कि महिलाओं को नहीं घुसने देना है, महिला पत्रकारों को, तो इसमें भारत कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, भारत अपना विरोध दर्ज करा सकता है, में भी भारत सरकार बोल सकती है कि हमें यह चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन भारत सरकार कभी भी ये नहीं बोल सकती कि आपने ऐसा क्यों किया या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग जो है, ये भारत सरकार को घेरने में लगी हुई है, मोदी सरकार को, कि 56 इंच का सीना लेकर के इन्होंने क्यों नहीं घुसने दिया। तो मैंने रूल समझा दिया क्यों नहीं घुसने दिया। अब बारी आती है इन गद्दार पत्रकारों की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हे गद्दार पत्रकारों, भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि वो वहाँ पे भारत सरकार के ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन तुम तो चूड़ियाँ नहीं पहन के बैठे हुए थे ना, तुम तो कुछ कर सकते थे, तुमने विरोध प्रदर्शन किया। तुम गद्दार नीच जो पत्रकार इस पे हल्ला हंगामा कर रहे हो, तुम लोगों ने क्यों नहीं वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया? तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला कि मेरे अगर महिला मित्रों को घुसने नहीं दिया जाएगा तो हम लोग भी नहीं घुसेंगे? अब यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्ट देखिए कि इधर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान भारत पहुंचते हैं और उधर पाकिस्तान बमबारी शुरू कर देता है अफगानिस्तान पे, काबुल पे और मतलब एक दो एरियाज पे, और तुरंत पाकिस्तान जैसा दोगला कंट्री सफाई देता है कि पाकिस्तान टेरर कैंप्स को तोड़ने के लिए हमला किया है। अरे पाकिस्तानियों, और कितना नीचे गिरोगे? पाकिस्तान टेरर का जन्म स्थान है। पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान टेररिस्ट पैदा नहीं करता है, पाकिस्तान ही टेररिस्ट है। पाकिस्तान के मैक्सिमम लोग जो वहाँ पैदा होते हैं वो टेररिस्ट है। उनको टेरर कैंप्स में डाल के ट्रेनिंग दे करके दुनिया भर में भेजा जाता है। पाकिस्तानी टेररिस्ट पूरी दुनिया में अटैक करते हुए, बमबारी करते हुए, लड़ते हुए पाए जाते हैं, उल्टा सीधा हरकत करते हुए। ये पाकिस्तानी है जो अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान पे अटैक किया था 2001 के टाइम से 15 साल तक, 10 साल तक लड़ता रहा, और वहाँ पे ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था मारने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर। और बाद में पता चला कि ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में बैठा हुआ था, एबोटाबाद में, जो बाद में अमेरिका को पता चला तो उसने पाकिस्तान में घुस के मारा। ये पाकिस्तान जो खुद ही टेररिस्ट कंट्री है, उसने अफगानिस्तान पे हमला किया ये बोल के कि हम टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमला किए हैं। कहीं ना कहीं आप अगर यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा कि कहीं ये सिर्फ भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को तनाव में लाने के लिए तो ऐसा नहीं किया है। एनीवे, ये सब हरकतों के बाद, पाकिस्तान के स्पेशली इस हरकत के बाद, पूरी दुनिया की नज़र फिर से भारत पर टिक गई है। चूँकि भारत का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही, तो पूरी दुनिया की नज़रें अभी भारत अफगानिस्तान रिश्तों पे टिकी हुई है कि भारत इसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। स्पेशली जब अमेरिका अफगानिस्तान के जरिए फिर से साउथ एशिया में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है,
जब अमेरिका अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो पाकिस्तान को चढ़ा चढ़ा के अफगानिस्तान पे अटैक करवा के अफगानिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अफगानिस्तान बार बार बोल चुका है कि किसी भी कीमत पे अफगानिस्तान किसी भी फॉरेन कंट्री को अपने कंट्री में इलीगल एंट्री, इवन लीगल एंट्री भी नहीं देगा, और स्पेशली अमेरिका को तो नहीं ही देगा। तो देखिए 2021 में जैसे ही अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान को छोड़ के भागे थे अगस्त में, मतलब उन्होंने अपने सारे हथियार सब कुछ छोड़ के यहाँ से निकल लिए थे, उसके बाद तालिबान ने दूसरी बार अफगानिस्तान के कुर्सी पे कब्जा किया था, अफगानिस्तान पे कब्जा किया था। और उस टाइम से पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गई थी कि क्या भारत इस नए शासन को अफगानिस्तान में मान्यता देगा या नहीं देगा। 2 सालों में सबको क्लियर हो गया। भारत क्वाइट डिप्लोमेसी फॉलो किया, यहाँ पे चीख पों कम किया, चिल्लाना कम किया, शांति से एक एक काम करता रहा। भारत ने क्वाइट डिप्लोमेसी के जरिए तालिबान के साथ अच्छे दोस्ताना रिलेशन कायम कर लिए। जस्ट इसका उल्टा हुआ जैसा कि पाकिस्तान ने हल्ला किया था। खूब हल्ला हुआ था कि अब तो अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएगा, फिर पाकिस्तान अफगानी लड़ाकों को कश्मीर में घुसपैठ करा के, पंजाब में घुसपैठ करा के पूरे भारत को तबाह कर देगा। उधर चाइना आप ही उछल रहा था एक ही टांग पे कि भाई अब तो अफगानिस्तान को यूज करके पूरे भारत में ड्रग्स की सप्लाई कर दी जाएगी, तो ये कर दी जाएगी। वो हुआ क्या? कुछ नहीं बिगड़ा। अफगानिस्तान उल्टा चाइनीज के खिलाफ चले गए। तालिबानी जो थे, जो अफगानिस्तान का शासन है अभी जिनके हाथ में, पाकिस्तान को बुरी तरह से पेल रहे हैं। ये लोग हर दिन हर महीने दर्जनों और सैकड़ों पाकिस्तानियों को ठोकते जा रहे हैं, सरेआम इनको अल्लाह के प्यारे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भारत के रिश्ते तालिबान से जितने मधुर होते चले गए, उतने ही पाकिस्तान के रिश्ते अफगानिस्तान से खराब होते चले गए। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में एक लाइन में बोलूं तो भारत अफगानिस्तान के रिश्ते आज के टाइम में वैसे होते हुए चले जा रहे हैं जैसे कि प्राचीन काल में थे, जैसे कि इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि इतिहास में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे थे। पहले तो अफगानिस्तान भारत का पार्ट हुआ करता था किसी जमाने में, बट उसको अभी भूल जाइए। भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राचीन हैं और बहुत ज़्यादा मधुर और गहरे रहे हैं। आप सिंधु घाटी ले लो या गांधार संस्कृति ले लो, जो गांधार आज का है अफगानिस्तान में, वो गांधार उसका नाम था पहले। और जो गंधारी नरेश शकुनी जिसके बारे में हम लोग महाभारत में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो वहीं से थे। और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अफगानिस्तान से ही थी। तो हमारे रिश्ते इनके साथ जो है वो ससुराल और वो वाले रिश्ते रहे हैं। और इतना ही नहीं, रिश्ते मधुर भी रहे, रिश्ते काफ़ी क्लोज भी रहे। यही वो जमीन है जहाँ पे भारत के महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया था। मौर्य काल हो, कुषाण काल हो, हर काल में अफगानिस्तान भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे। एजुकेशन वगैरह एक्सचेंज किया जाता रहा है। अफगानिस्तान के लोग आते थे पढ़ने के लिए तक्षशिला में, नालंदा में, और भारत की तरफ से भी इस तरह के प्रोग्राम चलते रहे हैं। 1950s तक आते आते, अभी जो मैंने बताया तो थोड़ा पुराना हो गया, पहले के टाइम का हो गया, हजारों साल पुराना हो गया। 1950s में भारत और अफगानिस्तान जो रिश्ते थे वो फिर से मजबूत हो चुके थे बीच में ब्रेक आने के बाद। 70s 80s में भारत ने अफगानिस्तान को टोटल समर्थन दे दिया था। मतलब पाकिस्तानी पिल्लों से भारत का हमेशा पंगा रहा है, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान को मान्यता दिया हुआ है लंबे समय से। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 का अपहरण हुआ था, और 2001 में जब बामियान की बुद्ध प्रतिमा को तोड़ दिया गया था, तब जाकर के भारत अफगानिस्तान के रिश्तों में थोड़ा खटास आया। चूंकि 2001 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका का कब्जा रहा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो भारत का उसमें जो इन्वॉल्वमेंट था वो नेग्लिजिबल या कम होता चला गया। उसके बाद जैसे ही अमेरिका ने एग्जिट किया अफगानिस्तान को, भारत ने अफगानियों की बहुत मदद की। भारत यहाँ पे बड़े भाई का, मतलब नेबरिंग में बड़े भाई बड़े प्लेयर का रोल निभाया और जम के अफगानियों की मदद करी, फाइनेंशियली, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, जैसे एम्बुलेंसेस वगैरह भी अभी अभी भारत ने इनको सप्लाई की है। हर तरह से इनको जो ज़रूरत पड़ती है, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री की जहाँ तक मदद कर सकता है, भारत ने अफगानियों की मदद करी है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अफगानिस्तान में स्कूल्स खोले, अस्पताल बनवाए, अफगानिस्तान में संसद भवन बनवाया, डैम प्रोजेक्ट जैसे सलमा डैम वगैरह डेवलप कराए। तो इस तरह से भारत अफगानिस्तान में डेवलपमेंट का एक रास्ता खोल दिया, जो अफगानियों को भी बहुत पसंद आया, जो तालिबानियों को भी बहुत पसंद आया। यही सब वजह से भारत और तालिबान के जो रिश्ते थे वो प्रगाढ़ होते चले गए हैं।
बट यहाँ पे आप ये ना समझे कि ये सारी चीज़ें जो है इमोशनल लेवल पे चल रही है या पर्सनल लेवल पे चल रही है। ये सारी चीज़ें सॉलिड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, भारत का भी और अफगानिस्तान का भी। दशकों तक पाकिस्तान की आईएसआई ने तालिबान पर पकड़ बना करके रखा हुआ था और वो लोग तालिबानियों को भी यूज़ करता था भारत के खिलाफ। लेकिन 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान से एग्जिट के बाद ये सारी चीज़ें बदल गई। 2021 में पाकिस्तानियों ने नंगा नाच किया था पाकिस्तान में, जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के गया था, ये सोच करके कि अब तो अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आ गया है, अब तो हम जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे इन अफगानी लड़ाकों को वैसे यूज़ करेंगे। बट उसका उल्टा हुआ है। उसके बाद से 2021 के बाद से सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। टीटीपी के जो हमले हैं वो भारत में तो कुछ नहीं होते, बल्कि पाकिस्तान में दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। और तालिबान जो है वो पाकिस्तान को एनिमी कंट्री घोषित कर चुका है। काबुल धमाकों के बाद अभी जो जैसी मतलब 9 तारीख को जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे, उसके बाद जो काबुल में धमाका किया है पाकिस्तान ने, तो तालिबान ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दोषी भी ठहराया है और उसको ये भी बोला है कि पाकिस्तान को इसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मिस नहीं करना चाहिए हम लोगों को, और वो ये है कि तालिबान से रिश्ता अच्छा करके भारत को क्या बेनिफिट हो रहा है। मतलब तालिबान से जो भारत के रिश्ते हैं उसके भारत के लिए क्या मायने हैं, मैं इसको 2-4 बिंदुओं में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले चूंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के दूसरे साइड में है और पाकिस्तान थ्रू आउट जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से भारत में टेररिज्म फैलाया जा रहा है, टेररिस्ट की ट्रेनिंग दे करके भारत में एंट्री कराया जा रहा है। अब जैसे ही अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते मजबूत होते हैं वैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान पे अपना नट बोल्ट टाइट करना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से पाकिस्तान को अब 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। भारत की तरफ से तो पाकिस्तान को हमेशा से बात किया जाता रहा है, अब अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान को डंडे पड़ रहे हैं गर्मा गर्म, और इसकी वजह से पाकिस्तान को चूंकि 2 मोर्चों पे अब फाइट करना पड़ता है। पाकिस्तान भारत के प्रति कमज़ोर होता हुआ चला गया है। इस मामले में भी अफगानिस्तान पाकिस्तान को सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहा है। ये भारत को एक डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है अफगानिस्तान के साथ रिश्ते अच्छा करके। इससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पहले से मजबूत हुई है। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट पे आए तो जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, उसको भी भारत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये अफगानिस्तान के थ्रू गुजर रहा है। अगर अफगानिस्तान के साथ भारत के बहुत क्लोज रिश्ते हों, भाई भाई वाले रिश्ते हों, दोस्ताना रिश्ते हों, तो भारत यहाँ पे चीन की जो बढ़ती पावर है, जो चीन बढ़ा करके दूसरे कंट्रीज को धौंसियाता रहता है, उनके ऊपर धौंस जमा के उनको दबाने की कोशिश करता रहता है, उनके एरिया छीनने की कोशिश करता रहता है अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत, उसको भारत काफ़ी हद तक रोक पाएगा, उस पर भारत काफ़ी हद तक लगाम लगा पाएगा। अगर मैं इसका तीसरा पॉइंट की बात करूं, वो है अफगानिस्तान का रिच खनिज भंडार। मिनरल्स में अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन अफगानी खुद से वो मिनरल्स नहीं निकाल सकते। अफगानिस्तान जो है वो पठारी एरिया है। कभी अगर आप अफगानिस्तान के ऊपर से गुजरोगे तो आप देखोगे कि अफगानिस्तान में पहाड़ ही पहाड़ है। यही वजह है कि प्राचीन काल में जब अखंड भारत हुआ करता था तो अफगानिस्तान को क्रॉस करके यूरोपियन साइड के, अरेबियन साइड के जो लुटेरे होते थे वो भारत पहुंच ही नहीं पाते थे। आधे तो उसी पठारों में मर जाते थे, आधे उस पास के पास मर जाते थे, खैबर पास के पास। बट जब अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकला तब से भारत के लिए मुसीबतें बढ़ गई, और ये जो मुगल वगैरह थे वो भारत में एंट्री मार दिए, या फिर यूरोपियन लुटेरे। यहाँ पे अगर आप बात करोगे खनिज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो वो अफगानिस्तान उससे भरा पड़ा है। बट अफगानिस्तान के पास इतनी औकात नहीं है, इतने पैसे नहीं है। मैं पैसों के औकात की बात कर रहा हूँ कि वो खुद से खुदाई कर सके, वो खुद से ये सब चीज़ें निकाल सके। अफगानिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए दूसरे कंट्री से, यहीं पे भारत की एंट्री होती है। भारत के पास पैसों की कमी नहीं है, एंड भारत अमेरिका की तरह दूसरे कंट्रीज को लूटने में नहीं लगा हुआ है। भारत जो है वो हर किसी के साथ दोस्ताना रिलेशन, बराबरी के रिलेशन चाहता है, और यही चीज़ अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रही है, और फ्यूचर में बहुत मजबूत बनाएगी। क्योंकि अफगानिस्तान ही नहीं, दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज जो भारत पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, उनको पता है कि भारत आकर के लूटेगा नहीं। इतिहास गवाह है, भारत ने कभी किसी कंट्री पे अटैक नहीं किया है। वो अफगानिस्तान ही क्यों, कोई भी कंट्री हो, भारत ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया। भारत ने कभी किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं की है। अगर भारत मिनरल्स वगैरह निकालेगा भी वहाँ पे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए या लिथियम हो गया, कुछ भी, तो भारत शेयरिंग बेसिस पे करेगा। मतलब उसमें अफगानिस्तान को ही ज़्यादा हिस्सा देने वाला है।
जैसा कि नेचुरली होना चाहिए। अमेरिका की तरह नहीं करेगा कि अफगानिस्तान के लोगों को लेबर की तरह यूज करके सारे रिसोर्सेज निकाल के अपनी कंट्री लेके चला जाएगा। ये सब चीजें भारत अफगानिस्तान के रिश्ते को और औसम बना रही है। यहाँ पे मैं एक चौथा पॉइंट भी डिस्कस करना चाहूंगा, वो है कि जैसे जैसे भारत अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वैसे अफगानिस्तान चाइना के रिश्ते मजबूत होने के चांसेस कम होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक ज्योग्राफिकल हिंड्रेंस आता है भारत के लिए कि भारत अफगानिस्तान में पहुंचेगा कैसे। बीच में जो भारत का एरिया है वो तो पाकिस्तान ने छीन रखा है नेहरू से, बहुत मतलब 50 साल से पाकिस्तान के हाथ में है, जिसको हम POJ बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड IPOJ, इलीगली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो वो तो अभी भारत में आने में टाइम लगेगा, तो तब तक भारत अफगानिस्तान पहुंचेगा कैसे। तो ये जो पार्ट है ये भारत कंप्लीट करता है ईरान के जरिए। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पे लिया हुआ है और उसको भारत यूज करता है अफगानिस्तान में एंट्री मारने के लिए, जो चाबहार एयरपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए इन सब मामलों की वजह से, क्योंकि वो भारत को एंट्री दिलाता है अफगानिस्तान एंड उधर के दूसरे कंट्री में। जो जानते हुए अमेरिका ने भारत पे कंडीशन लगा दिया है कि 45 दिनों में चाबहार खाली कर दो, जिस पे मैं एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ कि चाबहार से भगाने की पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका भारत को, ताकि भारत पे अमेरिका कंट्रोल बना सके, भारत को खोपचे में लेके जाया जा सके। चाबहार वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, भारत हमेशा हेल्पिंग हैंड की तरह बिहेव करता है। मतलब अभी अभी भारत ने लगभग 20,000 टन गेहूं सप्लाई किया था इनको, 2023 की बात है। इतना ही नहीं, भारत ईरान अफगानिस्तान मतलब अपने पड़ोसियों के साथ, मध्य एशिया और रूस के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बनाने पे जोर दे रहा है और बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिससे कि इन देशों के साथ बहुत आराम से ट्रेड वगैरह किया जा सके। और अफगानिस्तान इस पूरे सिचुएशन का, पूरे इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। इसलिए भारत ये चाहता है कि अफगानिस्तान में स्थिरता बनी रहे। अफगानिस्तान जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, भारत को भी उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा भारत एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में तालिबान के लिए अपने खजाने खोल रखा है कि जितना चाहिए हम इन्वेस्ट करेंगे, आप इन सब चीज़ों को डेवलप करो अपने कंट्री में। ऐसा भारत का कहना है अफगानिस्तान को। सोचिए, ऐसा करने से अफगानी जनता के बीच में भारत की कितनी अच्छी इमेज बन रही होगी और बन चुकी है। यहाँ पे भारत को एक और एडिशनल बेनिफिट हो रहा है, वो ये है कि जैसे भारत की एंट्री से चाइना एंट्री नहीं कर पा रहा, भारत की एंट्री होते ही अब पाकिस्तान के ISI के जो कंट्रोल था तालिबान पे, वो एक तरह से खत्म होता चला जा रहा है। आप कह सकते हो कि खत्म ही हो गया है। और यहाँ पे भारत को भी थोड़ा बहुत मदद मिल जा रहा है कि पाकिस्तान में वो सब टेररिस्ट जो भारत पे दसियों साल से अटैक कर करके भारत को तबाह करते आ रहे थे, भारत को ब्लीड करते आ रहे थे, उन टेररिस्टों को पाकिस्तान में घुस करके अज्ञात लोग मर्डर करते जा रहे हैं, सरेआम मारते जा रहे हैं। ऑफकोर्स इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, बट इसमें भारत अफगानिस्तान के रिश्ते जो मधुर हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं रोल हो सकता है। आपको क्या लगता है? अच्छा, भारत अफगानिस्तान के बीच में जितने रिश्ते अच्छे होंगे, अफगानिस्तान का भरोसा भारत पे उतना बढ़ेगा और अफगानिस्तान भारत को ही, अब तो 99% चांस हो गया है कि भारत को ही वो कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सारी चीज़ें देगा जो उनके पास। मान लीजिए कल को यूरेनियम निकलता है, कल को थोरियम निकलता है, लिथियम तो ऑलरेडी है जो कि पता चल चुका है, कल को कुछ और भी निकलता है, तो भारत और भारतीय कंपनीज को ही ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है। इससे भारत को भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। भारत को अफगानिस्तान की ज़रूरत है क्योंकि उससे भारत को फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट होने का संभावना है और भारत का कंट्रोल बना रहेगा नेबरिंग कंट्रीज पे काफ़ी ज़्यादा, अगर अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते मजबूत होते हैं तो। और अगर अफगानिस्तान भारत से अपने रिश्ते मजबूत करता है तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जो कि भारत से दुश्मनी मोलने के बेनिफिट नहीं होगा। जैसे कि उनको अनलिमिटेड पैसे मिलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, और उनको जो जो चीज़ें वहाँ पे डेवलप करनी है, बनानी है, उसके लिए वो भारत उनको हर तरह से मदद, हर संभव मदद कर सकता है। और उनको इतना ये डर नहीं रहेगा कि यहाँ कोई हिडन चार्जेस होगा कि भारत कुछ गलत तरीके से उनको लूटेगा। इस तरह से वो लोग निश्चिंत हो सकते हैं कि भारत ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। जैसे 2022 में भारत ने भूकंप राहत के लिए मदद भेजा था, 2023 में गेहूं भेजा था, 25 में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जम करके पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तालिबान समझता है कि भारत से संबंध सुधारने से उसे आर्थिक राहत और अंतर्राष्ट्रीय वैधता दोनों मिल जाएगी। भारत मान्यता देगा तो भारत की मान्यता देते ही 10, 20, 50 कंट्रीज और मान्यता दे देंगे तालिबान को तुरंत ही, अफगानिस्तान को। यह भी तालिबान समझ रहा है। यही कारण है
कि अफगान अधिकारी अब भारत से संवाद को अफगान जनता के हित में बताने लग गए हैं। भारत फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी को भी फॉलो कर रहा है। औपचारिक मान्यता नहीं दिया है, लेकिन भारत मान्यता देने के पक्ष में है, ऐसा भारत बिहेव कर रहा है और इस तरह से डिस्कशन भी चल रहा है। भारत की तालिबान नीति एक बहुत ही परिपक्व डिप्लोमेसी की मिसाल कही जा सकती है। नई दिल्ली अच्छे से जानती है कि अफगानिस्तान में सत्ता कभी भी अस्थिर हो सकती है, क्योंकि महाभारत के टाइम से, जब से महाभारत युद्ध हुआ है, तब से अफगानिस्तान में शांति नहीं रही है। कुछ लोगों की मान्यता है, उनका मानना है कि गांधारी ने ही श्राप दिया था अपने भाई शकुनी को। गांधारी ने अपने भाई शकुनी को श्राप दिया था जब गांधारी को रियल कहानी पता चली थी। जब गांधारी को पता चला था कि चूंकि गांधारी की शादी जबरदस्ती कर दी गई थी अंधे धृतराष्ट्र से, भीष्मा के डर से, तो गांधारी ने अपने आंखों पे पट्टी बांध लिया था, क्योंकि अगर गांधारी को लगा था कि उसके माँ बाप और उसके भाई शकुनी अलाउ नहीं करेंगे गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से, किसी अंधे से, तो गांधारी ने बोला था वो आजीवन अंधी रहेगी। गांधारी फोर्स की थी अपने फैमिली को, वो जानबूझ के अंधा बन गई थी ताकि उसकी फैमिली को लगे कि अब अंधा हो जाने के बाद तो दिक्कत होगा इसकी शादी करने में, इसलिए अपनी मनमर्जी से भी उन्होंने धृतराष्ट्र के साथ उसकी शादी कर दी, मतलब फोर्स होकर के बेटी के चक्कर में। लेकिन गांधारी का जो भाई था गंधार नरेश शकुनी, उसने कसम खाया था कि जिस वजह से उसकी बहन को अंधा होना पड़ा था, मतलब भीष्म की वजह, भीष्म की फैमिली, वो भीष्म पितामह की पूरी फैमिली को तबाह कर देगा। और वो अपनी बहन के साथ एक तरह से दहेज में हस्तिनापुर आ गया था, राजकाज छोड़ के हस्तिनापुर में ही आजीवन रहा। उसने अपने भांजों के अंदर, दुर्योधन वगैरह के अंदर विष भरे और फिर उनको पांडवों के अगेंस्ट खड़ा किया और दोनों को लड़ा करके पूरा हस्तिनापुर को तबाह कर दिया। सारी संस्कृति मिट गई महाभारत के युद्ध में, सारा नॉलेज, पता नहीं उस टाइम क्या क्या था, टाइम ट्रेवल किस तरह का नॉलेज रहा होगा, सब के सब खत्म हो गए। और इसमें गांधार नरेश शकुनी का बहुत बड़ा रोल रहा। ये बात गांधारी को पता चला था, महारानी गांधारी को, लास्ट में जाकर के जब उसके सारे बेटे मारे गए तब। एंड हेंस गांधारी दुखी होकर के उसने अपने भाई को श्राप दिया था कि जिस तरह से उसके सारे बेटे मारे गए और हस्तिनापुर खत्म हो चुका है, उसी तरह से अफगानिस्तान, मतलब उस समय का जो गांधार था, उसने बोला था कि गांधार में कभी शांति नहीं रहेगी। और समहाउ ऐसा लगता है कि गांधारी का जो श्राप है वो अफगानिस्तान को लगा हुआ है। तब से लेकर आज तक अफगानिस्तान कभी शांत नहीं रहा है। यही वजह है कि न्यू दिल्ली बहुत ज़्यादा संभल के अफगानिस्तान से डीलिंग कर रही है, क्योंकि न्यू दिल्ली कहीं ना कहीं जानती है कि अफगानिस्तान में कुछ न कुछ इशू कभी भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि हर कोई अफगानिस्तान पे कब्जा जमाना चाहता है। एक ज़माने में सोवियत संघ कब्जा जमाना चाहता था, फिर अमेरिका का इंटरेस्ट बना, अभी अमेरिका पाकिस्तान का इंटरेस्ट बना हुआ है, इधर चाइना भी वहाँ पे कंट्रोल करना चाहता है, भारत भी अफगानिस्तान से अपने रिश्ते अच्छा करना चाहता है। इसी वजह से न्यू दिल्ली फूक फूक के कदम रख रही है इस दिशा में। और न्यू दिल्ली मौन संवाद पे ज़्यादा जोर दे रही थी पहले, अब 2 दिन से, मतलब 9 अक्टूबर से इस दिशा में भारत अफगानिस्तान के रिश्ते में थोड़ी तेजी आई है, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान भारत पहुंचे हैं और बहुत सारी दिशाओं में डिस्कशन शुरू कर दिए हैं। आज की दुनिया में जहां हर देश शोर से शक्ति दिखाना चाहता है, मतलब जबरदस्ती कंट्रोल करके, हर कंट्री का कानून है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका का, वहीं भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा करके, मित्रता का हाथ बढ़ा के, मदद का हाथ बढ़ा के और मौन से मजबूती गढ़ रहा है। यही भारत की कूटनीति का सार है। भारत ने कूटनीति भगवान श्री कृष्ण के से फॉलो किया है। ना ताली बज रही है, ना ढोल बज रहा है, पर चाल इतनी गहरी है कि सबको सुनाई दे रही है।